ये बताएं सियासत में किस तरह से एक्टिव हो गए आप? आपकी मुलाकातें मियाँ साहब से भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई? मियाँ साहब से मैं मिला, मैं कुछ ऐसी बातें की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने सब स्ट्रेट बातें की। पंजवा में बालन आई भला झूले लालन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब पता चला कि स्पेशल शो में खुशामदीद आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और चूँकि ईद का मौका है, खुशियों का मौका होता है, तो हमने कहा स्पेशल शो किया जाए और उसके लिए हमने स्पेशल शख्सियत को आज दावत दी है। लेकिन उनके कुछ ज़िंदगी के ऐसे पहलू आपके सामने रखेंगे जो शायद आज से पहले आपने ना देखे हों। वारिस बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ सिंगर हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत से काम हैं, कई जगहों पर इनसे मुलाकात होती है, इनसे मेरे कई तरह से ताल्लुक़ बनता है। एक ओल्ड राविन का ताल्लुक़ भी है, मेरे सीनियर भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और वहीं से फिर ये एक स्टार बने, वहाँ पर इनको मौका मिला। और गवर्नमेंट कॉलेज की, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बड़ी खासियत होती है कि वो नौजवानों को इस तरह से मौका दे। लेकिन अब वारिस बेग साहब जो हैं वो सियासी तौर पर भी बड़े एक्टिव हैं। इनसे हम इस बारे में बात करेंगे। वारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद में पहले मिल रही, हमने आपके कमरे में मिल रही मैंने, और जितने भी लोग मुझे बोल टीवी से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, मुझे पता है बोल टीवी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, स्पेशली मासेस ज़्यादा देखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा। अच्छा वारिस भाई, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ईद का आपका पैगाम क्या है? ईद आपकी नज़र में सबसे मज़ेदार किस तरह से गुजारी जा सकती है? आपकी क्या कोशिश होती है ईद वाले दिन के, क्या किया जाए? ऑनेस्टली अगर पूछें तो सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ के, क्योंकि रोज़े रखे होते हैं सारे, तो आप मेरी शुरू दिन से ये रूटीन है, रोज़ा रख के सोता हूँ मैं, पहले सो नहीं सकता। अच्छा। उठना बड़ा मुश्किल होता है, उठना ना। ठीक। तो ईद वाला दिन भी ऐसे ही होता है कि वो सुबह 6 बजे 7 बजे नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी रिश्तेदार हैं सबको मिलते हैं, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ईदी देनी। हाँ। तो अब ईदी देने का वक्त आ गया, ईदी। और आप तो बात कर रहे थे बहुत कम पैसों की उस दौर में जो आप बता रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, उसकी सारा साल आप तैयारी तो नहीं करते रहते मेरी तरह यार? एक अलग एक अलग अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें रखते हैं। ये महीना, ये वाला महीना और ईद जो बकरा ईद का महीना, वो काफ़ी ओवर बजट हो जाता है। किसी से अब मिलती भी है ईदी या अब सिर्फ देनी पड़ती है? नहीं, अब नहीं मिलती। पहले मिलती थी डैडी से कभी। अच्छा। अब वो नहीं है, तो फिर अब खुद ही डैडी हैं तो सबको देते हैं। हाँ, अब आपकी बारी है सबको देने की। ये बताएं सियासत में किस तरह से एक्टिव हो गए आप? आपकी मुलाकातें मियाँ साहब से भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई, फिर ये जो सारा सेटअप अब अचानक बदला, खासकर पंजाब का, आपका बड़ा नाम लिया जाता है, कुछ अहम मुलाकातों में आप आए। मुझे तो यहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि शायद मुस्तकबिल में हम सेनेटर भी आपको देखें, पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिव देखें। तो ये किंग मेकर कैसे बन गए आप? ऐसी बात नहीं है सामा भाई, मेरे जितने भी हमारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, आज मैं 25 साल से सेलिब्रिटी हूँ इस मुल्क का, तो तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो मेरी जिससे दोस्ती होती है तो मैं कभी छोड़ता नहीं उसको, ना ही वो मुझे छोड़ते हैं। सही। तो अब वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे चलेगा, कोई MNA बन गया, कोई वो अपना। तो पाकिस्तान में जितने भी हमारे नौजवान हैं या जितने बड़े लोग हैं, इन सबको ही हिस्सा लेना चाहिए सियासत में। अच्छा। इसलिए कि आप मुल्क ऐसे चलेगा, जैसे भी मैं मियाँ साहब से मिला तो लंदन में आपकी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मेरी मुलाकात, 2-3 मुलाकातें हुई। तो मैंने उनको एक लाइन बोली कि पाकिस्तान नीड्स टुडे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल स्टेक होल्डर्स शुड सिट टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। तो वही हो गया, PDM बनी। एक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट, एक जमात जो है पूरी गवर्नमेंट को चलाए। आपके ख़िलाफ़ कुछ लोग हों, वो आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे। जैसे बिलावल साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, ही इज़ यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो अपने नाना के लेगेसी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह एक फ़ायदा हो गया कि कोई जमात अगर आपको कोई पिन पॉइंट करता है तो वो आप कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं, ये ना करें। तो जब आप अकेले ही बादशाह बनते हैं, आप किसी को सुनते नहीं हैं। फिर मैं समझता पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ये कोलिशन गवर्नमेंट जो होगी ना, वो कामयाब होगी, मेरा ये दिल कहता है। ठीक। और हमेशा कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो जिनकी भी जमात है, जो जिसको भी पसंद करते हैं, उसको खुदा ना माने।
ठीक, कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। इज्जत एहतराम एक तरफ है, लीडर है। हमेशा आप देखिए इमरान खान साहब कहते थे कि आप लीडर से ऐसे करके बात करें अगर वो गलत कर रहा है। तो किसने की ऐसे बात उनसे? बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत की पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ें आगे भी गलत होंगी। चाहे कोई नॉन लीग PMLN है या पीपल्स पार्टी है, अपने लीडर को डिफेंड करने के बजाय सच बात करें कि ये बात हमारे लीडर ने गलत की है, तो तभी हमारा मुल्क आगे जाएगा। ठीक, तो अगर वारिस भाई ये भी तो है मसला कि कोई सच्ची बात करे तो उसको तो पीछे कर दिया जाता है, खुशामदी आगे हो जाते हैं। आपके इन सबसे ताल्लुकात आप बता रहे हैं, क्या तरीके इंसाफ के भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत है, कुछ दोस्ती यारी वहाँ पर भी है? और क्या आप बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं उनके सामने? अभी जब गवर्नर साहब जब छोड़ रहे थे तो मैं उनको कह रहा था कि ये चौधरी सरवर साहब, मैं उनको कहता था ये ना करें। उस दिन मैं भी वहाँ था। अच्छा, तो मैंने कहा आप ना करें, ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है अभी। तो उसके बाद वो फिर इधर आए। अब उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बात, जो बातें उन्होंने की, कुछ लोगों ने पसंद की, जो उनकी पार्टी के थे उन्होंने नहीं पसंद की। तो अगर वो बात सच कर रहे हैं, वो चाहे PMLN है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी, यार ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, ये बात सच करे तो उसको मानना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, ये पार्टीज बाद में रह जाती हैं। ठीक, ये नहीं है कि आप कि हमारे लीडर ने कह दिया कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ये इसने कह दिया। सबसे पहले पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं ना, पाकिस्तान की वजह से, उसकी वजह से है ना। तो मैं जितने भी हमारे लोग जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि स्ट्रीट्स में, मोहल्लों में, घरों में आपस में लड़ रहे हैं, क्यों? आप पाकिस्तान के लिए लड़ें, आप किसी के नज़रिए की खातिर ना लड़ें। सबसे पहले पाकिस्तान है। फिर मियाँ साहब से मैं मिला, मैं कुछ ऐसी बातें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मैंने सब स्ट्रेट बातें की। क्या उनका क्या जवाब था? वो सुनते हैं, जो सुनने वाला है वही आपके मसले का हल निकालेगा। अगर आप, जो लीडर आपको नहीं सुनेगा, अगर आप 2 घंटे की आपकी कोर कमेटी की मीटिंग है, अगर वो पौने 2 घंटे खुद बोलेगा, 15 मिनट आपको बोलने देगा, तो वो आपका मसला हल नहीं कर सकता। ठीक, आप यहाँ बैठे हैं, आप मुझे नहीं सुनेंगे तो आप ही बोलते रहेंगे, तो लोग कहेंगे यार इसको भी बुलाया था। Am I right? बिल्कुल सही। आप मुझसे सवाल करेंगे, उसका जवाब तो मैं दूंगा ना। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए यूज़ ना करे कोई, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए यूज़ करे। अब अच्छा, बाकायदा आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है? पॉलिटिशियन से दोस्ती तो अपनी जगह, और आप कोशिश कर रहे हैं सबको साथ लेकर चले मुल्क की बेहतरी, लेकिन खुद अगर आपको ऑफर होती है तो क्या सोचा आपने इस बारे में? सर देखो, मुझे इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो आई हैव टू गिव बैक टू दिस कंट्री। मुझे कुछ अगर ऐसा मौका मिले कि मैं इस मुल्क को वापस कर सकूं अच्छे नोट्स पे, तो मैं ज़रूर करूंगा, व्हाई नॉट। ठीक। अच्छा, आपने ज़िंदगी में तो ज़ाहिर स्ट्रगल की, किस तरह से आपने स्टार्ट लिया, और सब आसान नहीं होता। पॉलिटिक्स आपको कैसा लगता है? मुश्किल नहीं है? मतलब एक है वोट मांगना, एक सेनेटरशिप और चीज़ है, वो तो एक ऐवान बाला है कि वहाँ तो जो लोग अवामी नुमाइंदे होते हैं वो फिर अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं। लेकिन आपको अगर चॉइस दी जाए तो आप सेनेटरशिप की तरफ आपका ख्याल है बेहतर है, या बाकायदा बराह रास्त मेंबर असम्बली बनना जहाँ जाकर वोट मांगने पड़े, वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा? जो मैंने मेंबर असम्बलीज का उस दिन हाल देखा है, लकीली मैं उस दिन था जब हमजा शहबाज शरीफ की वोटिंग हो रही थी। मैं पूरा दिन असेंबली में थे, पंजाब मैं असेंबली में था। मैं वहीं बैठा था जहाँ हमजा की फैमिली बैठी थी, मेरी बहन बैठी थी, भाभी बैठी थी, सब वहाँ पे मैं बैठा था। मैं उस दिन आके बहुत डिप्रेस हुआ, ऑनेस्ट टू गॉड, जैसे हमने रिस्क बढ़ा है कि यार यहाँ पे ऐसे होता है, ये लोग हमारे उस चीज़ का फैसला करेंगे। अगर आप एक आइन की कोई बात करते हैं तो उसको आप लोटा कहेंगे, क्यों? अगर आप उसकी टेबल पे जाके लोटे रख के बैठ जाते हैं, खातून या जो भी हमारे इतने ऑनरेबल हमारे MPs थे वहाँ पे जी, और बड़े अच्छे फैमिली से लोग थे, तो आप देखें ये जो मसले हैं ना, ये ऐवानों के मसले भी आप उसको गली में हल कर रहे हैं, या स्ट्रीट जैसे आप गली में बैठे हुए हैं, तो हमारे ऐवान की क्या इज़्ज़त रहेगी? तो मैंने देखा कि वहाँ पे लेडीज़ सब लोटे रख के बैठ गई। मेरे पास वीडियो अपनी जो खुद मैंने बनाई है, अपनी तस्वीर लगा कर, मैंने शेयर नहीं की कि मुझे 10,000 लोग गाली भी देंगे, यार आप क्या कर रहे हो। जो उनके लोग हैं वो गाली देते हैं, जो अपने बंदे हैं वो खुश होते हैं। तो इसकी बात नहीं, आप देखो जेन्युइन बात, ओरिजिनल बात कौन कर रहा है, ठीक, उसके साथ हो आप, वो कोई भी हो। अच्छा, अलीम खान साहब से आपकी किस तरह से मुलाकात हुई? और कहा जाता है अलीम खान साहब मेरे 20 साल से दोस्त हैं, 20-22 साल से। अच्छा, अब से नहीं। उन्होंने आपसे मशवरा लिया कि मुझे नून लीग की तरफ जाना चाहिए, या कब आपको नजर आया कि ये तरीके इंसाफ से उनके मामला? देखिए, अलीम खान साहब का 11 साल गुजरे इधर, और 12 साल उन्होंने स्ट्रगल की।
उन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया जब पूरी नून लीग की हुकूमत थी। उनके सामने खड़े हुए, उनके बिज़नेस का लॉस हुआ, उनकी चीज़ों का लॉस हुआ, उनके बहुत ज़्यादा पैसे लगे। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे साथ एक और भी थे पार्लियामेंटेरियन, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा आई थिंक ये जमात ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो फिर मैंने कहीं बात की, तो फिर वो इधर से इधर आ गए, बस इतनी। अच्छा, उन्होंने आपसे मशवरा लिया, यानी किसी पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि बेहतर है कलीम खान अब तहरीक इंसाफ को छोड़े और नून लीग की तरफ। उनका अपना इरादा था एक्चुअली। अच्छा, उनका इरादा हो गया, मतलब हम दोस्त जब बात करते हैं तो इरादा हो जाता है फिर ऐसे। आपको भी लगता है और लोग भी आएंगे नून लीग में, या जिन्होंने जाना था जा चुके हैं? नहीं, और लोग भी आएंगे। अच्छा, और लोग भी आएंगे। कुछ लोग नून लीग से जाने के भी हैं, 4-5 लोग जो नाराज़ हुए, आपको लगता है उनकी भी वापसी का है? मेरा नहीं ख्याल कोई जाएगा नून लीग से। और ये सेटअप जो अब नज़र आ रहा है, आप तो ज़ाहिर है मियाँ साहब से मिलकर आए हैं, वहाँ बिलावल साहब भी गए, और आप समझते हैं कि ये मुल्क का हल इसी तरह के एक सब मिलकर करें, तो वरना तो अदम इस्तेहकाम ही रहता है। कोई जो बाहर होता है वो कहता है जी ये क्या हो गया, नहीं चलने देंगे हुकूमत। आप चाहते हैं कि चलो एक सेटअप कुछ रहे। पीपल्स पार्टी को आप क्या समझते हैं, क्योंकि माजी में नहीं साथ चल सके नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस दफ़ा आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इनको चलना पड़ेगा मुल्क की खातिर, क्योंकि सब ने कहा है कि हमने मुल्क की खातिर काम करना है। आप कोई पता नहीं है, जो PDM बनी है ये कोई कहता है जी चोरों की हुकूमत है, कोई कुछ कहता है। आप 15 दिन हो गए आज इस हुकूमत को बने, 20-25 दिन हो गए। तो आप ये देखें कि उसी दौरान में जो कराची की बस है वो चल गई। आप अगर पार्लियामेंट से किसी ने जाना है उधर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट जाना है, तो 1500 रुपये लेती थी टैक्सी, अब 50 रुपये में आप जाएंगे। तो ये सहूलत क्यों बंद की थी? क्योंकि इन्होंने शुरू किया था काम, वो शुरू हो गई। अपना कोयटा, मैं मियाँ साहब के साथ वहाँ पे मैंने उनको रिसीव किया, वापसी भी उनके साथ ही वापस आया मैं। अच्छा। वहाँ पे 200 अरब का वो पैकेज दे के आए हैं, जिसको सड़क वगैरह का, ठीक है ना। तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता, तो मियाँ साहब को तो नहीं फ़ायदा होना उसका। जहाँ पे लोग मरते थे, वो उसको खूनी सड़क कहते हैं, आपको पता ही होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, वो अभी 4 उसकी लेन बन जाएंगी, तो उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। उसमें क्या, उन्होंने अपने घर तो नहीं वहाँ बनाना। तो जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है मुल्क का, तो वो तो आप अप्रिशिएट करो ना। अच्छा, कोई कर रहा है, चाहे इमरान खान साहब कर रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, चाहे बिलावल करेगा अभी, तो उसको आप अप्रिशिएट करें। अच्छा, हम दोबारा सियासत पे भी आते हैं। ज़िंदगी में आप किन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, ख़ासतौर पे वैसे गुलूकार पहले बताइएगा, फिर हम सियासत पे भी आएंगे, दीगर बातों में भी करेंगे। ज़िंदगी में आप वैसे गुलूकार किससे इंस्पायर हुए, और ज़ाती ज़िंदगी में किसने आपको इंस्पायर किया? ये दोनों अलग अलग। मैं जी अपना जब कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पता होगा, गिटार पे आई यूज्ड टू प्ले गिटार, एंड लोगों को किशोर के गाने सुनाने, हेमंत कुमार के सुनाने, अहमद रुश्दी के, कोको कोरीना बहुत गाते थे हम। तो लोग मुझे कहते हैं कि उनकी झलक है आपकी आवाज़ में। तो मैं बड़ा इंस्पायर था किशोर से और हेमंत से। और जो रियल लाइफ में मैंने जब पहली बार खान साहब को देखा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, ओह क्या बात। अब ये आपके प्रोग्राम में बताता हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खान साहब के गाने गाए हैं, उनके कंपोज किए हुए। ये बहुत कम लोगों को पता है। ओह कितनी बड़ी, यानी उन्होंने आपके लिए गाने कंपोज किए? जी। तो जब पहली बार उनसे मिला, तो जिनके लिए जो मुझे पहली बार उनकी कॉल आई, कोई अगर जो आम लोगों को याद हो जो गाना, एक तो गाना कॉपी भी हुआ हमारा इंडिया में, छल्ला गाना था हमारा एक, मैंने गाया था, वो इंडिया में एक कॉपी हुआ, सुनीति चौहान ने गाया था वो। तो मैं जब मुझे कॉल आई, तो मैं नुसरत साहब की कंपोजिशन, जी, मैं जब उनकी कॉल आई तो मैंने उनकी आवाज़ सुन के, तो मैं वो वक्त था जब वो मैडाना और माइकल जैक्सन के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे। तो सारी बात एक वक्त होता है हर स्टार का। तो उन्होंने मुझे कॉल की, थे मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ गाना बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कल आप मेरे स्टूडियो में, मैं गाना गवाना चाहता हूँ आपको। तो उस दिन जाके मैंने 2 गाने गाए। जब मैंने देखा वो ज़मीन पे बैठे हुए थे, और फिर मैं भी ज़मीन पे बैठ के बाजे पे उन्होंने मुझे गाने की रिहर्सल कराई, और फिर मैं दोनों गाने गा दिए। फिर उसके बाद बड़े काफ़ी गाने गाए मैंने उनके। अच्छा, खान साहब से बस आपको पता ही, वालिद साहब की वजह से एक दफ़ा ना मुलाकात हुई उनसे, कोई मसला था उनका, वो हल हुआ। तो बड़ी नफीस आदमी थे। लेकिन मैंने जो चीज़ उनकी नोट की, आज तक मैं नौजवानों को बताता हूँ कि वो हमारे घर भी बैठे थे, तो वो हारमोनियम यानी उन्होंने साथ रखा। उस वक्त ज़रा शौक था, तो पड़ा हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने मंगवा लिया। और उनके लेवल का तो नहीं होगा जिस तरह देखा मैच्योर टाइप होता है, लेकिन वो मुसलसल गुफ्तगू में भी वो जहन में उनके कोई धुन वो बना रहे हैं या कर रहे हैं, एक फोकस जितना मैंने उनका देखा लाइफ में,
मैंने नहीं देखा। तो ये कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि खान साहब उस लेवल पर थे, जब पीक पर, मैं तब की आपको बात सुना रहा हूँ कि हर वक्त वो म्यूज़िक को सोचना करना, और ज़िंदगी में उनकी कोई चीज़ नहीं थी। खान साहब को फोत हुए कितने साल हुए? लगभग 20 साल के 20 साल। आखिरी शो उनका मेरे साथ और जावेद शेख साहब के साथ था। जी। हम जा रहे थे नॉर्वे, तो उनका रास्ते में लंदन में उनका इंतकाल हो गया, तो मैं और जावेद शेख साहब वापस आ गए। अब मेरे ख्याल से ये 20-22 साल हो गए, ज़्यादा 25 साल हो गए आई थिंक। तो 25 साल वो हो गए, आगे 75 साल भी खान साहब की कवालियाँ चलेंगी। अच्छा। आज भी देखें इंडिया में, वो कोई इनका कोई टॉप 10 के प्रोग्राम हो या कोई इंडियन आइडल हो, तो खान साहब के गाना उसमें मस्त है, कोई भी गाएगा। यहाँ भी कवालियाँ, कोई नई कवाली आई है खान साहब के बाद? एक बताइए यार, ये वारिस भाई, ये जो कवाली है ये नई आई है तो बड़ा मज़ा आया। ये वही बात है जो आप कर रहे हैं। वो रूह, उनकी रूह फंसी होती थी उसके अंदर, और रूह से अपने सोचते रहते। आज भी देखें, सांसों की माला देख लें, कोई आप नाम लें, तो वो एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, सबसे ज़्यादा आप नुसरत अली खान साहब से अगले 75 साल भी उसको सुनेंगे। अच्छा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अच्छा, ये मेरी बात आपको ये लग रहा है? हाँ, कितना अरसा वही कवालियाँ चलेंगी। अभी राहत साहब भी उन्हीं कवालियों को गा रहे हैं ना। राहत को भी हिट हो गया, आज 20 साल हो गए, तो उन्हीं कवालियों से गा रहे हैं। ऐसे ही कोई नई कवाली तो नहीं आई। और अगर आई है तो बताएं मुझे। हाँ जी। और सब कॉन्टिनेंट में राहत का कितना बड़ा नाम, हाँ कितना मुकाबला ही नहीं है। तो उनमें से वो कवालियाँ निकाल दे तो फिर कुछ भी नहीं। तो यही है ना, तो ये बात है कि अच्छा, वो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसके बाद बहुत लोगों से मिला, मैं काफ़ी मेरे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर, सबसे मिलता रहा मैं, लेकिन जो मैंने डाउन टू अर्थ मियाँ साहब को देखा। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब। इतना मैंने डाउन टू अर्थ बंदा नहीं देखा कोई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी है, लेकिन मियाँ साहब के साथ बहुत वो एक अलीम खान साहब आप बता रहे हैं आपके दोस्त हैं, दीगर किन से दोस्ती है जो बड़े बड़े नाम जो आमतौर पर? बहुत ज़्यादा। राना सनाउल्लाह इज़ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत काफ़ी लोग हैं मेरे दोस्त। अच्छा, काफ़ी नाम है। अच्छा, खालिद साहब से भी? खालिद साहब मेरी फैमिली है, समझ लें। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है नाम लेता जाऊंगा तो आप कहेंगे उनसे भी ताल्लुक, उनसे भी ताल्लुक। खालिद साहब से बहुत प्यार है मेरा। तो ये नहीं हुआ आप जब अलीम खान साहब इतने ज़्यादा मुखालिफ थे, अगर आप उनकी तकरीरें सुने, उफ इतना, तो शिकवा शिकायत नहीं होते थे कि यार तू उदा भी दोस्त हैं, अलीम खान को समझाओ साढ़े खिलाफ कर रहा है, या अलीम खान साहब कहते हैं यार ये नून लीग देखो क्या कर रही है? कभी ऐसा होता था गिले शिकवे, या इकट्ठे भी कभी होते थे आपकी वजह से? भाई, 2 पार्टीज थी पाकिस्तान, हर बंदे ने चाहा चेंज आए। मैं आई एम श्योर कि आपने भी चेंज पे वोट डाला होगा, आई एम श्योर। तो जब आप चेंज के लिए वोट डालते हो, फिर आप चीज़ें देखते हो डिफरेंट होते, तो फिर आप खुद ही बदलते हो ना। और सबसे ज़्यादा आपका जो 10-12 साल दोस्त होगा ना पुराना, जो आपके बारे में वो बात कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, एक नया बंदा। ठीक है ना। अभी आप देखें जी, इम्पोर्टेड हुकूमत, फलानी हुकूमत, उनके 17 बंदे तो अमेरिका से आए हुए थे। उसको आप क्या कहेंगे? ठीक, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा ना। ये तो सब बात ठीक है, सही। तो इसका फ़ायदा नहीं है ना, आप काम करो, डिलीवर करो। एक ज़रा चूँकि फरमाइश भी आ रही है कि थोड़ा सा लाइटर भी बात करें। अब आजकल म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा हो गया है, जलसे जुलूस में आप देखें, कोई जलसा जो है किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने अपने अपने सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। तो आपको भी कोई कहा गया कि भाई मुझे कहते हैं मैं गाता नहीं हूँ ऑनेस्टली। अच्छा, मैं नहीं गाता। ठीक है, कहते ज़रूर। एक है कि जिस तरह हम अताउल्लाह से खेलवी साहब को सुनते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़े उनके, और ये भी मुश्किल हो जाता है। मैंने राहत फ़तेह अली का मैंने बोला ना, मैं ट्रेंडी सिंगर नहीं हूँ। आपने कभी देखा होगा, मैंने बसंत आई तो बसंत का गाना बना लिया। ये तो बहुत। कोई रोज़े आए तो मैंने नाते पढ़नी शुरू कर दी। मैं बोला सिंगर नहीं हूँ। ठीक, तो वैसे कोई इरादा भी नहीं आपका नून लीग के लिए, किसी के लिए नहीं? शायद कोई अच्छी चीज़ हो तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान का जिसमें जिक्र हो वो ज़रूर करूँगा। अब एक एवोल्यूशन होता है, आप जिस तरह कह रहे हैं, अब सिंगिंग का आपका बहुत कम रुझान हो गया, लेकिन अभी भी कभी कभी दिल तो करता होगा, कभी कोई गुनगुना लिया कहीं फंक्शन वगैरह पर, अगर हमारे लिए, अगर आप कोई अपनी पसंद का कुछ बोल। वही मेरे सोल में है, गाना तो ऐसे ही है। तो लेकिन आप कह रहे थे ना कि आप कम कर दिया। जो अभी हॉलीवुड में मैंने 3 वीडियो बनाया। अच्छा, उसमें एक वीडियो मेरे बेटे के साथ है। हाँ, मेरी मुलाकात हुई उनसे, मुलाकात हुई है आपकी। और ये वाहिद आर्टिस्ट होगा पाकिस्तान का जो हॉलीवुड में शूट हुआ है, 3 वीडियो। अभी इसको रिलीज़ नहीं किया, मैं अभी रिलीज़ करूँगा ईद के बाद। और अमार मेरा वहीं पढ़ा है अमेरिका में, वहीं उसने ग्रेजुएशन की है, वहीं से फिर म्यूज़िक सीखा है, वापस आ गया पाकिस्तान। तो एक हमने डुओ किया है, फादर एंड सन। उसने स्पेनिश में गाया, मैंने उर्दू में गाया। आई विश कि वो यहाँ पे होता है जो आपको कुछ सुनाते हैं। अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कोई अपनी आप बताएं, मैं जो कहते हैं मैं गा देता हूं। जो आपको पसंद हो, या लोग जिसकी बड़ी फरमाइश करते हो। वो मेरा जैसे नेशनल एंथम होता है ना, मेरा गाना है वो,
उसको मैं कहता हूँ ये मेरा जैसे वो होता है ना नेशनल एंथम वैसे गाना है। गाना कल शब्द देखा मैंने, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कहते हैं ज़रूर होता है, वो बहुत मशहूर है। आपको एक लाइन सुना देता हूँ। हो कल शब्द देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मेरी आवाज़ वैसी है अभी भी। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। वही बिल्कुल वही जवान आवाज़ है जिस वक्त गाया था। इसको काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल शायद लगभग 20 साल हो गए होंगे। हाँ जी, और शान पर आई थिंक पिक्चराइज हुआ 97 25 साल हो गए। और शान पर ये पिक्चराइज हुआ है। शान पे पिक्चर, शान पे भी हुआ था और मोहम्मद राना पे भी हुआ था। ये 2 फिल्मों में गाना है। और गालिबन आपकी भी वीडियो इस पर है। मैंने भी वीडियो बनाई। इतना ये फेमस हुआ, ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अच्छा, आपके पासपोर्ट पे नेशनल हीरो गालिबन मेंशन्ड है। मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो इसलिए लिखा है कि ये शायद किसी और के इस तरह नहीं है। ये मुझे जब चागी ब्लास्ट हुआ 98 में, तो मैंने 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया पाकिस्तान का झंडा पकड़ के। तब सारे सिंगर्स को कहा था, साद रफ़ीक साहब ने, कि हम पाकिस्तान का गाना जब एटमी धमाके हाँ जी पाकिस्तान में, तो मैं 1700 किलोमीटर बाई रोड, क्योंकि जज्बा था कि पाकिस्तान के लिए एक एटॉमिक पावर बनना चाह रहा है। और मियाँ साहब ने, मैं इसलिए भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि इतने जो प्रेशर था इंटरनेशनल और इंटरनल प्रेशर के बावजूद उन्होंने वो एटमी धमाका किया। ठीक है, उससे हमारी मुल्क में आप, तो फिर वो 1700 किलोमीटर मैं बाई रोड गया। फिर मैं इस्लामाबाद आके मियाँ साहब के जहाज़ में चागी पे गया था। तो उसके बाद तजदीद अहद हुआ था 23 मार्च को। तो परवेज़ साहब ने मुझे, परवेज़ रशीद साहब ने मुझे नेशनल सिंगर डिक्लेयर किया, क्योंकि वो बहुत सिंगर्स को कहा था, किसी ने नहीं वहाँ पे जाना चाहा। लोग, वो क्या कहते हैं, वो एक शेर है, भीड़ लग जाती है जलते हुए घर के आगे, लोग आते हैं मगर आग बुझाने कितने। तो सब लोग तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। जब किसी को कहा जाए ना ये काम मुल्क के लिए करो, या कभी एक लाइन बोल दो हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो वो कहते हैं यार मैं तैयार नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ। तो जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो सामने सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं पीछे से ज़्यादा काम करता हूँ, बिहाइंड द सीन मुझे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादा वो शो ऑफ नहीं करता, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मैंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर हम आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक आधा कोई और गाना आप अगर हमारे लिए गुनगुना दें। वो सुनाता हूँ जी। खान साहब का गाना, वो उन्होंने एक्चुअली वो गाना इंडिया में कॉपी हुआ, मैं दोनों वर्जन सुनाता हूँ आपको। वो था, इंडिया का था, अखियां ना मार मेरे यार मुंडिया, मैं तेनू करनिया प्यार मुंडिया, खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में, पर तू ना फड़ाया सानू पल्ला, हाय पल्ला नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला। अब इसका आप अंग देखें, जैसे लगता है कवाली है। खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरी, वो जो आप कह रहे हैं खान साहब की कंपोजिशन थी, और फिर इसको इंडिया में कॉपी किया गया पूरा इसी तरह, लिरिक्स चेंज किए। हमारे ऐसे बहुत से गाने मेरे 5-6 गाने कॉपी हुए जी इंडिया में। कल शब भी हुआ कॉपी, बिल्कुल वहाँ पे था। उसके तो कई वर्जन हो गए। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है, ओ कल शब देखा मैंने। बहुत गाने कॉपी हुए मेरे। वारिस बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। जनाब, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मेलोडी क्वीन शाहिद अमीनी साहब हमारे साथ होंगे। मेलोडी पता चला। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, मेलोडी क्वीन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शाहिद अमीनी साहिबा हमारे साथ होंगी, तो स्टूडियो में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक। अच्छा मैडम, ये बताएं, मेलोडी क्वीन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये किस तरह से, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको ये एजाज़ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुकाबला था, मतलब लोग कहते हैं, मैं तो इसे मुकाबला नहीं कहती, अपनों के साथ तो कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हैं तो मुकाबला ही हो जाता है ना। ठीक। तो मेरे समेत बहुत सारे सिंगर्स थे। मलका तरन्नुम नूरजहां जी का खराज तहसीन था, वो लाहौर में नहीं थी, कराची थी, और बीमार थी, यहाँ से चली गई थी, लाहौर से बीमार थी।
तो बहुत सारे और आर्टिस्ट थे मेरे समेत 11 सिंगर्स और जजेस फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब और ऑल हमारे जो थे आर्टिस्ट करीम जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और एक अदारा PTV का आपको पता है, एक बहुत बड़ा, वहाँ पर मेरे हिस्से में गाना आया चांदनी रातें, तो वो फिर चांदनी रातें हो गई। अच्छा। अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, नंबर 1 आ गई, ब्राइट परफॉर्मेंस। उसके बाद था मेरा 13 में था, मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिल गया मुझे, 100 नंबर मिल गए। और वो सामा मैं बता नहीं सकती, मुझे तो सकता बस हो गया था, मैं बेहोश नहीं हो गई बस। ये कि क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? असल में हुआ ये कि एक बड़ी जिम्मेदारी, जब इतना बड़ा एजाज़ मिलता है तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े लोगों के सामने वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। लोगों के सामने बड़े लोगों ने तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद फिर मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हमें नज़र आए कि सिंगिंग में भी और एक्टिंग में भी। मैडम नूरजहां का मिलता है, मुसरत नज़ीर साहिबा का मिलता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का कोई नहीं, उसमें फिर आपका नज़र आता है। तो ये कि मुश्किल होता है ऐसा टैलेंट आना कि जी अदाकारी भी करे और बंदा सिंगर भी हो, मुश्किल है ख़वातीन में ख़ास तौर पर। हमें आज की जनरेशन में तो नज़र आते हैं कुछ नौजवान, हमें निस्बतन आतिफ असलम को कह सकते हैं हम, इसी तरह से और भी बहुत से नौजवान हैं, लेकिन आप किस तरह से दोनों काम कैसे आपने किए? गाने से स्टार्ट किया था, 10 साल की थी। अच्छा। स्टूल था, माइक तक पहुंच नहीं रही थी। अच्छा। खड़े होकर गाना था, उसके ऊपर खड़े होकर यानी पहले सिंगिंग में, अदाकारी बाद में? हाँ, अदाकारी अच्छा। बाद में, पहले गाना। गाने से PTV से स्टार्ट हुआ, स्टूल पर खड़े होकर गाई, पहला गाना गाया, पहले गाने से 5 रुपये इनाम मिल गए। मास्टर सादिक साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताना, वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, नबीना थे, पियानो बजाते थे, आउट क्लास, क्या बात है। मतलब कि मैं तो बहुत कम बोल रही हूँ, वो बहुत इससे आगे के लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। तो 5 रुपये इनाम मिल गए, बच्ची थी, बहुत खुश हुई कि इनाम मिल गया। तो इतना वो लक्की उसामा मेरे लिए, 5 रुपये का इनाम इतना लक्की साबित हुआ कि मेरा लक्की नंबर जो है वो 5 ही है। अच्छा, उस दिन से 5 हो गया। फिर इनामात ही इनामात। उसके साथ साथ मैं ढेर सारे प्रोग्राम्स मैंने PTV के लिए किए, साथ साथ मैं कमर्शियल्स करती थी और बच्चों के प्रोग्राम में गाती भी थी और चलता रहा सिलसिला बस। और इसी तरह फिर आगे आते आते 12-13 साल की थी, फिल्मों की ऑफर्स आ गई। यावर हयात साहब की मैं मॉडल थी, उनके मैं कमर्शियल्स करती थी। अच्छा अच्छा। वो हमारे उस्ताद भी हैं, वो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। तो फिल्में 12-13 साल की थी, फिल्मों की तरफ करना नहीं चाहती थी। अब रुझान आपका कम करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहती थी। नहीं उस वक्त तो अच्छा करना नहीं चाहती, लेकिन नहीं करना चाहती थी ना, ये तो बता रही, करना नहीं चाहती थी। तो बहुत टाइम से ऑफ़र आ रही थी, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती। फिर एक बहुत अच्छी टीम, मतलब ऑफर्स तो सभी बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ पर मैं मानी 12-13 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से मैं उसको आप रख लें कि मैं उस वक्त आप 35 के लगा लें मुझे, मतलब मेरी सोच वो थी, मैच्योर थी मैं, बहुत ज़हनी तौर पर बहुत मैच्योर थी मैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे काम नहीं करना। लेकिन मसूद परवेज़ साहब, मसूद रहमान साहब, सरवर भट्टी साहब, जिनकी मौला जट थी, सरवर भट्टी साहब मौला जट वाले, मसूद रहमान साहब, मसूद परवेज़ साहब, हीर रांझा जिनके फिल्म थे। जी जी। आप देखें कितनी एक पंजाबी एक हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी फिल्म है, ऐसी फिल्म कोई बना नहीं सकता है, ऐसी हीर, ऐसा रांझा, उसका म्यूजिक, उसमें अदाकारी, मुनव्वर ज़रीफ साहब भी उसमें, एक चीज़, डायरेक्शन उसकी, इसके सेट्स, एक अल्टीमेट, यानी कंप्लीट, मतलब कि डायलॉग्स, हर चीज़ सीखने के लिए बहुत कमाल। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंस्पायर किस हुई आर्टिस्ट के तौर पर? किसी से भी नहीं। अच्छा, पता ही नहीं था मुझे, जब मैं फिल्मों में आई मुझे पता नहीं, लेकिन आज की बात मुझे पता ही नहीं था। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में एक मैडम से तो होंगी ज़ाहिर है, मलका तन्नम नूरजहान जी, फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, खान साहब मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, और ये बड़े लोग, क्या बात है, इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लता मंगेशकर जी, और इस दुनिया से चली गई, मैं तो बहुत रोई यार,
एक मैडम जी जब इस दुनिया से रुखसत हुई, इकबाल बानो जी। अच्छा, आज का आप कोई सिंगर का नाम नहीं ले रही, आजकल आप समझती हैं वो मयार नहीं रहा? नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टाइल में, सब रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो लेजेंड्स की बात कर रही हूँ, तो हम जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे उस्ताद हैं जिनसे हमने सीखा, और उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई इनका सॉन्ग लेजेंड्स का कोई पसंद हो, अपना कोई सॉन्ग जो आप सुनाना चाहें? सुनाऊंगी। अच्छा, जब प्रोग्राम का आप वाइंड अप करेंगे, अच्छा, उसके वाइंड अप पर मैं सुनाऊंगी। उससे पहले गला मेरा वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है कि रमज़ान के बाद फिर ईद आती है, रोज़े रखने, फिर जागना, इबादत, फिर सारा इन चीज़ों की तैयारी, प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। खैर, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती। जो भी है आपकी खिदमत में, सुनने वालों की खिदमत में पेश कर देते हैं, बर्दाश्त कीजिएगा। पंजाबी है, फोक है, मेरा अपना ही है, थोड़ा सा कमर्शियल है, ईद के हवाले से है। थोड़ी सी लाइन सुनाऊंगी। टामा टामा दीवा पलता चन भी रुखा ओले, पहरेदार दी मिन्नत भी कर लई, अज दी रात ना बोले, तेरे दर्शन लई मैं चली, अद्धी रात नू कलम कली, खड़ी दली जामल के, तू गली विच आवे रांझना, ए वेला न गवावे रांझना, तू गली विच आवे रांझना, ए मौका न गवावे रांझना। टामा टामा दीवा बलदा चन भी रुखा होले, पहरेदार दी मिन्नत भी कर ले, अज दी रात ना बोले। ये पंजाबी मेरा एल्बम का था। तो ये तो मैं वैसे गाती भी नहीं हूँ, आपने कहा मैंने सुना दिया। अच्छा, चले, बर्दाश्त कीजिएगा। तो आजकल क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी, खासतौर पे ईद पर क्या हो रहा होता है? ज़ाहिर हम जैसे लोग आपको तंग भी कर रहे होते हैं कि जी हमारे शो में आए, हमारे शो में आए, इधर से भाग, उधर भी आप एक शो से आ रही हैं। क्या करना होता है, ईद के शोज़ होते हैं, ज़ाहिर है, और हम सब शोज़ पर जाते हैं, और मसरूफियात यही रही। आज के दिन ही मेरे इतने सारे प्रोग्राम थे कि घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार कर उसके बाद में आप लोगों के साथ और देखने वालों के साथ। ईद पे क्या होता है, किस तरह से रिश्तेदारों के जाना होता है या ज़्यादातर आपकी तरफ आ रहे होते हैं? मैं ज़रा जाने में थोड़ी सी वीक हूँ मैं जाती कम हूँ। आ जाते हैं रिश्तेदार अजीज़, मिल लेती हूँ उनसे, और जाना जो आप लोगों के पास तो आ जाती हूँ आप लोगों के पास प्रोग्राम्स के लिए मुझे जाना बहुत ज़्यादा, एक तो वक्त नहीं मिलता मुझे। चलिए, ये फ़ायदा जब आप इस तरह प्रोग्राम में होती हैं तो सारे पाकिस्तानियों के साथ वो एक ईद मनाई जाती है। उस दिन आप हर घर में सब लोग आपको देख रहे होते हैं। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। अब पता चला। जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शाहिदा मिनी साहब हमारे साथ हैं, मेलोडी क्वीन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। शाहिदा मिनी साहबा, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा दिलचस्प हो? आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़यात आ जाते हैं, कभी शूटिंग के दौरान या गायकी के दौरान कुछ ऐसा हो गया हो अजीबोगरीब, जो अनएक्सपेक्टेड हो, हैरानकुन हो, दिलचस्प हो, हमसे शेयर करें। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। अच्छा। और बड़े दिलचस्प किस्म के हैं और बड़े अफसरदा किस्म के भी हैं, जो कि हमें बहुत बहुत चोटें भी लग जाती थी। अच्छा। गिर भी जाते थे, ज़ख्मी हो जाते थे। थोड़ा सा अफसरदा वाला भी सुना देती हूँ, दिलचस्प भी सुना देती हूँ। थोड़ा सा कि वो बिल्कुल क्लोज़ में ना चूड़ियों के साथ ना ऐसे मारना था। अच्छा अच्छा। कोई उसके बोल थे चूड़ियों के, वो करते करते चूड़ी मेरी नस में लग गई। शुक्र है वो ज़्यादा डीप नहीं लगी। ऐसे किया तो उसमें से खून निकला ऐसे, तो वो उन्होंने कट तो नहीं कराया, तो वो सारा हो गया। तो उसको कहते एमरजेंसी चले जाओ। क्योंकि क्या हुआ क्या है, मैं पूछ रही हुआ क्या, कहते आपको चोट लग गई है, आपको पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता चला, और जब देखो खून आपको पे हाथ रख लिया, फिर डॉक्टर पे लेकर के मुझे बहुत बार ऐसा हुआ। फिर एक दफ़ा ये भी हुआ कि आपा उस्मा गिलानी साहिबा, नुसरत ठाकुर साहब का ड्रामा था, वो बड़ी उनकी फरमाइश थी और ख्वाहिश थी। मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि उन्होंने मुझे कहा, और मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने उनके साथ वो ड्रामा किया, एक रात के नाम से था। तो वो आउटडोर में था, वो पीछे कुछ गुंडे मेरे लगे होते हैं और मैं भाग रही होती हूँ, लेकिन गुंडे ड्रामा में फिल्मी सीन था वैसे। वो फिल्मी सीन था असल में ड्रामे के अंदर फिल्मी सीन था। वो कहीं पत्थर के साथ मेरा पाँव लगा तो मैं गिर गई।
अब जब मैं गिरी तो मेरा माथा पत्थर के ऊपर लगा और मैं बेहोश, एक्चुअल में सचमुच बेहोश हो गई। अब वो तो परेशान हो गई, वो समझ रहे पता नहीं ये सीन का हिस्सा है। अच्छा। मैंने कहा जो मेरे नाल कुछ होना है, सीन का हिस्सा ही समझते नहीं। वो कंटिन्यू रहा सीन? हाँ वो रहा। अच्छा वो उनका कि मैं उठ जाऊंगी, मैं नहीं उठी। तो वो फिर मुझे उठाकर ले गए हॉस्पिटल, वहाँ जाकर होश आया। और उसके बाद वो शॉर्ट जो सीन चल रहा था वो उन्होंने लिंक ऐसा बना लिया कि वो चोट लगी है और हॉस्पिटल में है। और दिलचस्प ये है कि मैं आउटर जा रही थी तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा। अब मुझे टाइम पर पहुंचना है, राइस साहब मरहूम और पूरी कास्ट, अब मैं लेट हो रही हूँ, अब मैं करूँ क्या? अब गाड़ी मेरी चलने के काबिल नहीं है, टीम मेरी साथ थी और वो बसें वहाँ से गुजर रही थी। मैंने चादर लपेटी, नकाब किया, बस में बैठी और बस में बैठ के वहाँ पर गई अपनी टीम के साथ, किसी को पता नहीं चला कि मैं थी। अच्छा। तो इस तरह से बड़ा मज़ा आया। मैं आगे चादर ली, बड़ी गाली तो सी चादर लेती मैं कि मैं बस च बह के आई हूँ मैं। तो एक आर्टिस्ट की जिंदगी में कैसे कैसे वाकयात होते हैं, हम समझते हैं बड़ा ग्लैमर है जनाब, बड़ा तैयार होना है, हर वक्त तैयार रहना है सब। हाँ। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं, कहीं रातें जागनी पड़ती हैं, टाइमिंग का कोई पता नहीं होता, एक शूट है कहीं से कहीं वक्त चला जाता है। तो जो नए आर्टिस्ट हैं आपकी नज़र में क्या चीज़ है जो आदमी को कामयाब बनाती है? ये लाजमी आपके अंदर हो तो तभी, या ज़िंदगी में कोई किसी भी शोबे में हो तो ये आपके अंदर ये क्वालिटी हो या अपने अंदर पैदा करें तभी आप कामयाब होंगे? सबसे पहले आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करें, मुनाफकत ना रखें, जालिस मत हों, हसद मत हों, अपने काम से काम रखें और अपने काम को काम समझें और इबादत समझें और उसकी इज़्ज़त करें, अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करें और उसको सीरियस लें आप, मजाक नहीं है। अब तो बड़ी सहूलतें हैं, आप निकल जाते हैं। जब मैंने शुरू किया तो 2 चैनल्स थे, एक PTV, दूसरा एक और था STN था। हाँ जी, STN था उस वक्त। तो NTM भी कभी कहते, पहले STN और उसको नाम शायद NTM हो गया था। हाँ जी, होते रहे। तो हम लोगों ने तो उस टाइम पर शुरू किया। तो अब तो इतने ढेर सारे हैं और 24 घंटे 24 घंटे क्या, हर वक्त ही आप नज़र आ रहे होते हैं और अब तो बड़ा आसान हो गया हुआ है। अब तो देखिए हम लोगों ने ना अपनी इज़्ज़त और नाम के लिए शौक़ था काम किया कि नाम करना है, इज़्ज़त बनानी है और एक ज़िद में कि हमने क्लैप लेनी है। मेरे माइंड में होता था कि मैंने क्लैप लेनी है बस और अपने काम से मनवाना है और एक दूसरे की इज़्ज़त करें। अतब अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, आप पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़त आपको मिली, लेकिन बाहर भी बहुत से आपकी तस्वीरें नज़र आती हैं, आपके टूर्स नज़र आते हैं, तो वहाँ से भी आपको, भारत से भी कभी ऑफ़र हुई, वहाँ भी काम करने का इत्तेफाक हुआ? 3 बार इंडियन फिल्मों से मुझे ऑफ़र्स हुए। अच्छा। 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार। और मैंने ढेर सारे बाहर शोज़ किए। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया में बाहर से लेकर आई थी और वो था म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड से, मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए मैं गई, 3 बार मैं गई परफॉर्मेंस के लिए। तो राजकुमार हैरानी साहब ने मुझे, आप जानते होंगे, बड़ा नाम है राजकुमार हैरानी, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी फ़िल्म के लिए मुझे ऑफ़र किया और वो मैं जबकि परफॉर्मेंस के लिए गई हुई थी, उनको मुझे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड देना था, लगे रमूना भाई का। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी दुनिया थी उसके सामने ऑफ़र किया कि मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आपके लिए कैरेक्टर लिखूँगा आपके मिजाज के हिसाब से। मैंने कहा जी मुझे इससे पहले भी 2 बार इंडियन फिल्मों के लिए ऑफ़र्स आ चुकी हैं, तो बहुत शुक्रिया, मैं 200 फीचर्स से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। मुझे मेरे रब ने पाकिस्तान से मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत से नवाजा है। बहरहाल मैं आपकी कदर करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं राजकुमार हैरानी साहब, इंसान बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है, लेकिन जैसी आप फिल्में बनाते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं जिस किस्म का उनका स्टाइल है, बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं उनकी, बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन मैं वैसी फिल्में काम नहीं कर सकती थी मैं, और इतना टाइम दे नहीं सकती। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट या इत्मीनान या खुशी कहें, कामयाबी क्या लगती है कि ये चीज़ मैंने अचीव की, बड़ी खुशी होती है इस बात की? बहुत खुशी होती है, बहुत सारी अचीवमेंट हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि मैं इस फील्ड में आई और बग़ैर ऑडिशन के, और मुझे धड़ाधड़ काम मिला। मैं गाना भी गा रही थी, मैं कमर्शियल भी कर रही थी, मैं शोज़ भी कर रही थी, फिल्में भी आ गई, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया, बहुत सारी फिल्में जब मैंने
पैक करके आई, मैं ये नहीं कहती कि छोड़ कर आई, एक्सक्यूज़ मी। जब मैं फिल्में पैक करके आई अपनी, छोड़ी नहीं, तो मैंने 25 से 30 फिल्मों का एडवांस वापस करके आई थी मैंने कहा मैं अब मेंटली मैं सेट नहीं हूँ फिल्में करने के लिए, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिल्में मेरे मिजाज की, मैं काम बन नहीं रही थी, अब उस तरह की फिल्म्स नहीं रही। बन भी रही थी, पैसे भी आ रहे थे, मैंने इतनी सारी फिल्मों के पैसे वापस किए। मुझे पता है क्या उसामा, मुझे सीखने का शौक़ है। मैं जो भी काम करती हूँ मैं चाह रही होती कि मुझे कुछ सीखने को मिले, और जब मुझे सीखने को वहाँ नहीं मिल रहा था तो वही फिल्में, वही स्क्रिप्ट, वही कैरेक्टर, वही अंदाज, वही सब कुछ। मैंने कहा इससे बेहतर है कि इज़्ज़त से खुद ही बंदा चला जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ के लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे। तो मैं छोड़ कर आई। उसके बाद मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत आला पाए के लोग हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़ी इज़्ज़त मिली, उन्होंने मुझे बहुत सारा उसके बाद ऑफर भी किया। ऐसी ख्वाहिश कि उसके बाद मतलब कि मैं गाने की तरफ वापस आई, आते ही मुझे मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिल गया। उसके बाद बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड मिल गया, राइट ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मिल गया, ढेर सारे अवार्ड्स लिए। देखिए ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होनी चाहिए आपकी। जब आपकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती तो आप रिटायर हो जाते हैं। पार्टी तो अब शुरू हुई है जी। ये भी सही। लेकिन कोई आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है और आपसे सूफियाना कलाम ज़रूर सुनेंगे जाते हुए धमाल का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा यानी आर्टिस्ट जिसके साथ हो कि काश इसके साथ काम किया होता, मौका नहीं मिला, या वो आपसे बहुत पहले के लोग थे, या आज का कोई हो कि जी इसके साथ मौका मिले तो ज़रूर काम करेंगे, अदाकारी में हो या सिंगिंग में, किसी में भी, किसी भी फील्ड? देखें, मलका तन्नू नूरजहान जी तो वैसे ऐसी हस्ती थी जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ ना, इनका तो मुकाबला ही नहीं है, इनका तो मुकाबला ही नहीं है। और वो उनके पास मुझे बैठना नसीब हुआ, प्यार नसीब हुआ, उनकी दुआएं मुझे मिली। ये नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, इनसे प्रॉपर मुझे दुआएं मिली हैं, मोहब्बत मिली है, आना जाना था, सीखने को मिला। और ख्वाहिश की जो बात है, लता मंगेशकर जी से नहीं हुई मुलाकात मेरी, वो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चाहूँ। और उनसे, और वो वैसे मैडम नूरजहां की भी बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी, दीदी कहती थी उनको। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने इन लोगों से, इतनी बड़ी हस्तियों से प्यार लिया, सीखा। लता जी से बस था कि उनसे मुलाकात होती। आशा जी भी बहुत अच्छी हैं, उनकी जो बहन है, उनसे थी ख्वाहिश मिलने की। शाहिद अमीनी साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर वक्त दिया और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। आपकी माशाल्लाह यादाश्त है, आपने याद के मुख्तलिफ चैनल्स पर, इसी तरह ईद के शोज़ में आपसे इसी तरह आपसे हमेशा ईद पर ही मुलाकात होती है बस यार। अब तो बड़ी लंबी ईद थी यार, बहुत लंबी, बस करंट अफेयर्स की वजह से इस तरह अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके चैनल का भी। और मैं ये भी बता दूँ, मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को, देखने वालों को तो मैं ईद मुबारक कह चुकी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बोल पर। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत आपके बोल पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत शुक्रिया। बोल रहा था बोल। तो चंद बोल जनाब हो जाएंगे अब सूफियाना कलाम धमाल के, और उसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। और आप बहुत बहुत ईद मुबारक, और देखने वालों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और ईद का एक हमारी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा जाते हुए जनाब आपको सूफियाना कलाम सुनाते हैं शाहिद अमीनी की आवाज़ में। हो लाल मेरी पत रखियो भला झोले लालन, हो लाल मेरी याले, हो लाल मेरी पत रखियो भला झोले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो मस्तो मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आई भला झोले लालन, हो पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आई भला झोले लालन,
सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली ता पहला नंबर हो मस्तो मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया शालीन साहब। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।